नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात का रण और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम 5 बजे पूरी हो गई है। 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 62.89% लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा 2017 में हुए चुनाव में 5.49% कम रहा। इतना ही नहीं, इस बार 10 साल की सबसे कम वोटिंग हुई है। बीते चुनाव में 2012 की तुलना में करीब 4% कम वोटिंग से भाजपा को इस रीजन में 15 सीटों का नुकसान हुआ था। ओवरऑल वोटिंग को देखें तो महानगरों, पाटीदारों के इलाकों में कम, लेकिन आदिवासियों के इलाके में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि 2017 के मुकाबले एक भी जिले में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। अहम यह है कि शहरी क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन शहरों में भी 11% वोटिंग घटी है। वहीं गुजरात में 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, यानी कि कल शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में भाजपा नेता अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी भी तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि लटकाना और भटकाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस का स्वभाव है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका अपना हित ना दिखाई देता हो। मोदी ने आगे कहा कि भारत की गौवंश की विरासत हमारी बहुत बड़ी ताकत है। वही बात अगर कांग्रेस की कर लें तो गुजरात चुनाव में अभी से कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए प्लान भी बनाना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार अगर गुजरात में कांग्रेस को जीत मिलती है तो ओबीसी वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें एक आदिवासी, एक दलित और एक अल्पसंख्यक वर्ग से होगा। पहले चरण के मतदान के बाद गुरुवार रात अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसी में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से भी बात की है। हमें गर्व है कांग्रेस पार्टी को कि लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी के सरकार में ही हुई। संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देखरेख में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रीगण आज गुजरात में कुछ बोलने को नहीं है चुनाव में कि मैंने ये किया, उपलब्धियों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। तो इसलिए वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। मैं खड़गे साहब के इस बयान से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा है कि जब वो दूसरों पे गालियां देंगे तो उन्हें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अगर याद दिलाऊं कि संसद में उन्होंने रेणुका जी के लिए क्या कहा था, मैं अगर उन्हें याद दिलाऊं कि गांधी परिवार से जो उनके दिल में भरी हुई बेमनस और नफरत है, प्रधानमंत्री जी जिन शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समाप्त किया है, नष्ट किया है। वो उनके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी, राजनीति में गालियां अगर आप देंगे तो कुछ न कुछ प्रत्युत्तर सुनने के लिए फिर मानसिक रूप से तैयार रहा करिए। यहां तो खड़गे जी ने कोई आपको गाली भी नहीं दी है। खड़गे जी ने जो कहा है वो उन्होंने जस्टिफाई किया है कि किस संदर्भ में कहा है। उसे ट्विस्ट करके आप इसलिए कर रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं। 60% के आसपास मतदान दिखाता है कि जनता का लोकतंत्र में जो चुनाव का अधिकार है उससे उसकी उम्मीदें जाती रही। आपसे निराश है, उसकी यही निराशा प्रदर्शित हुई है इस चुनाव के मतों के प्रतिशत में। लंबा रोड शो प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में किया। देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो नाव डूबने लगती है तो जिस दिन मतदान होता है उस दिन कार शो करते हैं। पिछले चुनाव में हम सब ने अपनी आंख से देखा था। और इस बार जब गुजरात सरकार का पतन सुनिश्चित हो चुका है, जनता ने मन बना लिया है, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश छोड़ के बस चुनाव प्रचार गुजरात में, गुजरात बच जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। कल जो उन्होंने इतना लंबा चुनाव किया और उसके बाद भी जनता में वो जोश और उत्साह नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूँ, इस बार जनता का
जो प्रतिक्रिया थे वो देख लो, इसके पहले चुनाव की प्रतिक्रिया देख लें 2-1 की, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब की जनता ने नकार दिया है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता हमारे साथ आलोक वत्स सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं आप प्रवक्ता मुकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे एनबी न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सीधा रुख बीजेपी का कर लेते हैं। आलोक जी, पहले चरण का मतदान हो चुका है और पिछली बार से इस बार जो वोटिंग है काफी कम हुई है। सर, 27 साल बाद भी जनता आपको चुने, क्यों? देखिए, जनता ने अपना फैसला दे दिया। कम वोटिंग का मतलब है जनता बदलाव नहीं चाहती है। ये पूरे सभी लोगों को मालूम है। ये अग्रेसिव वोटिंग होती है तो बदलाव की तरफ इंगित करती है, और जब नॉर्मल वोटिंग होती है या वोट प्रतिशत गिरता है, इसका मतलब जनता बदलाव नहीं चाहती है। वहां पर जनता बीजेपी के शासित राज्य में हर तरीके से सेटिस्फाइड है, खुश है। इसलिए वो किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहती है। और ये 79 सीटें में हम कम से कम 60 से 65 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और इसका कारण है कि गुजरात हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट में आके खड़ा है। वहां पर एक्सपोर्ट 122 बिलियन डॉलर का हो रहा है, जो हिंदुस्तान का सर्वाधिक है। वहां बिजली का उत्पादन 44,500 गीगावाट है, जो हिंदुस्तान में अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों को भी बिजली दे रहा है। वहां पर 850 बड़े gigantic मेगा इंडस्ट्रीज खड़े हैं। महाराष्ट्र से भी इंडस्ट्रीज भाग भाग के आ रहे हैं। और 35,000 छोटे मोटे उद्योग वहां चल रहे हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों को वहां नौकरियां मिल रही हैं। इसके अलावा स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 3% है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सटीक है। औरतें, बेटियां, नौजवान उन्मुक्त वातावरण में कहीं से आ जा सकते हैं। और इसके अलावा वहां पर अमन, चैन और शांति है। कोई लैंड ग्रैबिंग नहीं है, कोई इस तरीके की वारदात वहां नहीं होती है। तो लोग ने अगर 27 वर्ष से काबिज रखा है तो वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है। कांग्रेस राजनीति में और व्यापार में जो दिखता है वो दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव की आग ठंडी नहीं हुई थी, उसके बाद ही गुजरात के चुनाव की बिगुल फूंक दी। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर हमारे जैसा अदना सिपाही किसी भी चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेकर काम करता है। चुनाव हमारे लिए एक जंग की तरह से है। उसमें हम अपने सारे हथियार इस्तेमाल करते हैं। जल, थल, नल, वायु, जितने भी अस्त्र हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, सब अपनी जान झोंक देते हैं। ठीक है आलोक जी, आपने डेवलपमेंट की बात की। डेवलपमेंट अगर गुजरात में इतना ही है तो मोरबी हादसा क्यों हो गया? 132 लोगों की जान चलेगी कैसे? डेवलप्ड शहरों में आप उसे गिन रहे हैं। चलिए ठीक है, रतन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए। निशा जी नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता को बधाई देता हूँ कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि चुनाव में हम लोग हथियार की तरह प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री बना के उतार देते हैं। खुद गृह मंत्री जी गली गली में प्रचार करते हैं और हम चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि देश के युवा रोजगार के लिए परेशान है। मोरबी जैसा बड़ा हादसा होता है, उस पे जांच नहीं होती और जो आरोपी है वो जेल के अंदर नहीं जाते। कोरोना जैसा भयंकर आपदा आती है, उसमें
लाखों लोग मौत के आगोश में चले जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता, महिला सुरक्षित नहीं है, किसानों को एमएसपी का दुगना नहीं मिल पा रहा है, खुलेआम ड्रग्स गुजरात में मिल रहा है, और गुजरात दारूबंदी है गुजरात में, उसके बाद भी जहरीली दारू पीकर आम आदमी मौत के आगोश में सो रहा है। और डेवलपमेंट की बात ये करते हैं। आज आपने देखा गुजरात में पहले चरण का चुनाव हुआ, जो जोश देखने को मिलता था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का। और वही नतीजा है कि प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा कि गुजरात के गलियों में घूम घूम कर प्रचार करने पर, क्योंकि यह संकेत है कि गुजरात ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का। ठीक है रतन जी, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन अभी लगातार हमारे साथ जो है प्रवक्ता मुकेश सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, 27 साल से बीजेपी शासन कर रही है और मोदी और शाह की लोकप्रियता और बीजेपी का गढ़, कितनी बड़ी चुनौती इसे आप अपने लिए समझते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने यहां पर एंट्री मारी है। मुकेश जी। आपको और आपके दर्शकों को अभिवादन। हमने एंट्री जरूर अभी अभी मारी है, लेकिन मेरा मुद्दा क्लियर है कि हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ते हैं और लड़ भी रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने छल बल कपट सब लगा दिया। सही बात है, कपटी तो ये है, 15 लाख का वादा करते हैं, फिर इनके बड़े नेता कहते हैं कि वो जुमला था। खैर ये जुमलेबाज तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करती रहती है। दिल्ली में वो कर रही है, पंजाब में कर रहे हैं। हमने पुराना पेंशन लागू कर दिया पंजाब में, डोर टू डोर राशन डिलीवरी की बात थी, दिल्ली में एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं, जनता के दुश्मन बने बैठे हैं, तो हमने पंजाब में लागू कर दिया। निरंतर स्वच्छ पेयजल के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनको सहूलियत मिले, उनको राहत मिले, उनको लगे कि जिस सत्ता के साथ हम कदम ताल मिला के चल रहे हैं वो हमारे साथ खड़ी है। चलिए मुकेश जी, ये तो आपने अपने मुद्दे गिनवा दी। मुकेश जी, ये तो आपने अपने मुद्दे गिनवा दीजिए। मैंने कहा था कि बीजेपी का गढ़, 27 साल से बीजेपी यहाँ पर काबिज है, मोदी और शाह की यहाँ पर लोकप्रियता है, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मेरा सवाल ये था, आपने तो अपने मुद्दे गिनवा दिए यहाँ पर मुझे। जी 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 चुनौती एकदम नहीं मानते। अब लोग समझ चुके हैं कि अब जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं फंसना है। पहले चरण का वोटिंग इनके उम्मीदों पर तुराशापात है, जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, और तय है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आने जा रही है और 27 साल के क्रूर शासन का अंत होना है। मोदी और शाह की लोकप्रियता की जहां तक बात है, लोग अब समझ चुके हैं कि केवल ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जनता के लिए, राहत के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के थाली से रोटी छीन रही है, इनको वोट क्यों करेंगे? ये कहीं भी वोट के लिए योग्य नहीं है, जनता इसको नकार चुकी है। तय मानिए कि आने वाला रिजल्ट 8 तारीख का आम आदमी के पक्ष में होगा। चलिए ठीक है। आलोक जी, सुन लिया होगा आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। किसानों का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके के सवाल आप पर खड़े कर दिए। सर, सबसे पहले तो आप इन्हें उत्तर दे दीजिए, और कुछ कहना भी आप चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। ईशा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। आपकी माने तो ये दोनों पार्टी कह रही है कि इनकी सरकार बन रही है, जो कि विश्वसनीयता से सैकड़ों मील दूर की बात है। 27 साल से अगर जहाँ की जनता ने हमें काबिज रखा है, कोई डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं थी वहाँ, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी। हर 5 साल पर हम भीख मांगते थे, हर 5 साल पे हम लोगों
लोगों के पास जाकर उनसे अपनी कनेक्टिविटी करते थे। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है हम तक, रखिए अपनी बात। आप स्काइप चला गया है, किसको बोलिए जरा स्काइप पे दोबारा कॉल कर। चलिए ठीक है, संपर्क हमारा आलोक जी से टूट गया है। रतन जी, आज पीएम मोदी गुजरात पर है, रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि लटकाना भटकाना कांग्रेस की आदत है। रतन जी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की जनता के साथ हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया था। इस देश की जनता को उन्होंने अच्छे दिन लाने का भी वादा किया था। महंगाई को धरातल पे लाने की भी बात की थी और इस हिंदुस्तान की जनता को 15-15 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। लेकिन वादे को भूलकर कांग्रेस पार्टी का लगातार नाम ले रहे हैं। यह कांग्रेस की नेताओं के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी अभद्र टिप्पणी करते आए हैं कि मैं उसकी बात भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पे रखकर प्रचार मंत्री बनकर गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने इस देश को रोजगार देने में सफलता पाई है, इस देश की जनता को आपने अच्छे दिन दिया है, तो आपको इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है? आपने गुजरात की जनता को सिर्फ ठगा है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, गुजरात में एक नारा चल रहा है, 27 साल गुजरात बेहाल। और इस बार गुजरात की जनता झांसे में नहीं आएगी। और गुजरात की जनता ने पहले चरण में बीजेपी को अपने वोट से चोट दिया है और दूसरे चरण में आप देखना पिक्चर साफ हो जाएगा और आपके ही सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। आलोक जी, आप पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप जब भी प्रचार प्रसार करते हैं पीएम मोदी के फेस को सबसे आगे रखते हैं। ऐसा क्यों? आप क्यों पीएम मोदी पर इतना डिपेंड है जहां पर भी जाते हैं? जबकि बात यहां पर सीएम के चुनाव की चल रही है, विधानसभा चुनाव की चल रही है, लेकिन पीएम का फेस हमेशा रहता है। बात हिमाचल की कर लीजिए, गुजरात की कर लीजिए, चाहे बात दिल्ली में एमसीडी चुनाव की कर लीजिए, पीएम का फेस सबसे प्रमुख रहता है। क्या समझे कि पीएम में आप पूरी तरीके से डिपेंड है? निशा जी, हाँ जी, 2 चीजें आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि हमारे टीम में ऐसे तेंदुलकर हैं जो टेस्ट मैच भी खेलते हैं, 50-50 भी खेलते हैं और 20-20 भी खेलते हैं। एक ही बल्लेबाज है बस। चलिए मुकेश जी, रखने दीजिए बात, फिर आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया लेती हूँ। सब में सक्रिय प्रहार करते हैं। और मैंने आपको कहा ना कि राजनीति में जो दिखता है वो दिखता है। हमने कुछ नहीं किया तिवारी जी के हिसाब से, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया जो ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं? मैं बता देता हूं मैंने क्या किया। 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। राहुल गांधी पिकनिक मना रहे हैं, सोनिया गांधी का पता नहीं है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। रतन जी रखने दीजिए बात, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। सीन से बाहर हैं। केजरीवाल जी बात करते थे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल डेवलपमेंट की, अब बात कर रहे हैं गणेश और लक्ष्मी की। ये क्या चीज है भाई? एक IIT ग्रेजुएट लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा के इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रहा है। आज अगर गुजरात सबसे विकसित राज्य है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप वहां के जनता पर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने 27 बरस तक हमको अपने यहाँ काबी रखा। दोस्त वो दिन दूर नहीं जब 8 तारीख को हम 32वें साल की तरफ अग्रसर होंगे। हमने काम किया है, हम काम करेंगे। हमने भारत को आगे बढ़ाया है, विश्व की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी की है। ये बगैर काम किए नहीं हो सकता है। कांग्रेस की राज में 482 अरब डॉलर का घोटाला हुआ। घोटाले पे घोटाले होते गए। अभी भी इनके सारे बड़े नेता
बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, चिदम्बरम बेल पे, अशोक गहलोत बेल पे, पायलट बेल पे, ओहो, तो सारे नेता बेल पे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं को गाली दिए, उसके बाद इटालिया ने गुजरात में गाली दिया, और उसके बाद ये टिकट बेचते पकड़े गए। 55 लाख रुपए दिल्ली एमसीडी के चुनाव में टिकट बेचने में रिकवर हुआ, और जेल में मसाज कराते देखे गए। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर इसमें सवाल तो आप में भी उठता है, जितने वीडियो भी जारी किए गए थे वो आप ही की तरफ से जारी किए गए थे, तो कैसे मिल रहे थे आपको ये वीडियो? सवाल तो आप पर भी उठता है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, रतन जी आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, आपके पास भी मैं वापस लौटूंगी, लेकिन पहले उससे पहले मुकेश जी के पास जाना चाहूंगी। मुकेश जी जल्दी अपनी बात रखिए। सिसोदिया जी को भी भाजपा के आलोक प्रवक्ता जी। महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी, आलोक जी एक मिनट रुक जाइए। आलोक जी मुकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए जी, जब रखिए से मुकेश जी। आम आदमी पार्टी इनके करप्शन का पोल खोल रही है, तब से ये लगातार मिथ्या आरोप लगाते चले आ रहे हैं। कभी ईडी भेज देते हैं, कभी सीबीआई भेज देते हैं। आज तक बताइए कोई एक आरोप सिद्ध हुआ है? जब इनका केस कोर्ट में जाता है तो जज महोदय इनको फटकार लगाते हैं कि झूठा केस लेके ना ये समय न बर्बाद करिए। तो इस तरह के ये लोग हैं, गलत आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करती है, और ये धर्म की राजनीति पर काम करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि जाति और धर्म के आधार पे आलोक जी। देने से देश का नुकसान होता है। आलोक जी आपके पास वापस लौटूंगी। आलोक जी सुन लीजिए मुकेश जी को, एक बार सुन लीजिए, फिर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखिएगा। और स्वास्थ्य और अपने मुद्दों पर राजनीति करेगी, अपने मुद्दों पर वोट करेगी। मुकेश जी वहीं अगर बात कर ली जाए बीजेपी और कांग्रेस की, तो इनका कहना है कि आप दूर दूर तक गुजरात में नहीं दिख रहे। जनता तय कर देगी कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है। दिल्ली में जब हमारा पहला 28 सीट लेके आए थे, 49 दिन में हमने अपने मुद्दों पर इस्तीफा दे दिया, तो यही लोग कह रहे थे कि भाग गए, जनता 67 सीट देके हमको लेके आ गई, इनको कंधा देने लायक नहीं छोड़ा। क्या बात करेंगे? इनको जब भी मौके मिले हैं इन्होंने मौका गंवाया है, जनता का नुकसान किया है, भ्रष्टाचार किया है, जनता के साथ छल किया है। आम आदमी पार्टी आम जनता के हित के लिए काम कर रही है, जो असली लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए काम कर रही है। चलिए रतन जी, बहुत देर से आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि आपके ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे। आप कैसी नैतिकता की बात करते हैं? आप जानते हैं कि इस देश में जब नोटबंदी हुआ था तो कई हजारों करोड़ रुपए रोज मिलते थे, उस पैसे का हिसाब जनता को नहीं मिला। पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसमें हजारों करोड़ों अरबों रुपए जमा हुए, उसका हिसाब जनता को नहीं मिला। आप कैसी बातें करते हैं? आप महाराष्ट्र के अंदर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकार बना लिए, मध्य प्रदेश में जबरन सरकार बना लिए, गोवा में जबरन बना लिए, अरुणाचल में बना लिए और कर्नाटक में बना लिए। देश की जनता ने सब कुछ देखा है किस प्रकार महाराष्ट्र के लोग सूरत और सूरत से गुवाहाटी गए, वो भी जनता ने देखा है। आपको इस चुनाव में आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, यही जनता उसको ध्वस्त करेगी और अपने चोट से वोट करेगी। सुन लिया आलोक जी? चिंता मत करिए। आलोक जी देखिए, अभी के राजनीति में आम आदमी पार्टी के रूप में एक अजगर पैदा हुआ है। अजगर का एक ही काम है, कांग्रेस को खाना, भ्रष्टाचारियों को टसना। दिल्ली में खा गई, पंजाब में खा गई, अब बचा खुचा गुजरात में भी खा जाएगी। राजनीति के भ्रष्टाचारियों को डसना भी बोल रहे हैं मुकेश जी। अरे अभी बलात्कार पे भी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, अभी बलात्कार पे भी बात करूंगा। रतन जी रखने दीजिए बात। आलोक जी रखिए। दो बंदरों की लड़ाई में दिल्ली मौसी को फायदा होता है। हम 150 सीट क्रॉस करेंगे,
और ये 20-25 के आंकड़े में सिमट के रह जाएंगे। देश की जनता अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नकारी नहीं है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में स्थापित है। भारतीय झंडा भारत में नहीं बल्कि विश्व में शान से फहराने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अटल जी को भूल गए। याद रखिए, गुजरात के वो धरती पुत्र है। गुजरात उनका गरीब प्रदेश है। वहां की जनता, जब आप रावण कहते हैं, जब आप आरएसएस का गुंडा कहते हैं, तो वो अपने को गुजराती अस्मिता से जोड़ के देखती है और अपनी अस्मिता को कायम रखने के लिए वो हमें इस बार 150 से ज्यादा सीटों से जिताने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ, आप केवल भावनात्मक बातें करके वोट लेने का काम करते हैं, हम कुछ करते हैं आता है। आप 1 मिनट मुकेश जी शांत रहिए। केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के समक्ष एक कागज पर लिखित दिया था कि आम आदमी की सरकार बन रही है, नोट कर लो, मैं लिखित दे रहा हूँ। जी, मैं आपके चैनल पर लिखित दे रहा हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं लिखित दे रहा हूँ, अगर नहीं बनी तो मैं केजरीवाल जी के घर के बाहर जाके अपने बाल मुड़ा दूंगा। केजरीवाल जी ने भी लिखित रूप में ये दे दिया है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आप लगातार सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए, जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि मैं लिखित में देता हूं, हम ये गुजरात जो है हम जीत रहे हैं, अगर नहीं जीतेंगे तो मैं अपना सर जो है मुंडवा लूंगा। मुकेश जी, बहुत बड़ी चुनौती यहां पर आपको दे दी है बीजेपी ने कि अगर हम नहीं जीतते तो हम अपना सर मुंडवा देंगे। याद रखिएगा 8 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं आलोक जी, और मुकेश जी आप भी। मुकेश जी रखिए अपनी बात। हाँ, बताएं क्या करें। बीजेपी ने कहा है कि आलोक जी ऐसा कह रहे हैं कि हम लिखित में देते हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। बहुत बड़ी चुनौती। एक तो आपकी नई पार्टी ने एंट्री मार रखी है, उसके बाद से आपको इस तरीके की चुनौतियां मिल रही है। हम इसकी चुनौती नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि जनता इनके हकीकत से वाकिफ हो चुकी है। ये भ्रष्टाचारी हैं, जुमलेबाज हैं, ये जो कहते हैं वो करते नहीं। देश के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी है। इनका भेद खुल चुका है, नकाब उतर चुका है। जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है और इनको वोट नहीं देगी। आप देखिएगा इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये बाल मुड़वाने के लिए काबिल तो हो ही जाएंगे जब ये हारेंगे। चलिए ठीक है। मुकेश जी, अब सवाल ये उठता है, केजरीवाल आए और क्या लाए? आप कह रहे हैं आलोक जी एक मिनट आपके पास भी वापस लौटूंगी। आलोक जी एक मिनट आपके पास भी वापस लौटूंगी। मुकेश जी, अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल आए और क्या लेके आए? रेवड़ी को लेकर काफी प्रचलित आप लोग हैं, आप पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये मुफ्त देंगे, हम वो मुफ्त में देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। जी नहीं, हम कोई एहसान नहीं करते। दिल्ली एक उदाहरण है। लगातार फायदे का बजट है। जनता को मुफ्त देने के बावजूद मैं मुफ्त दे के कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं। उनका हक है, उनका हिस्सा है। क्या बिजली लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? या पानी लोगों को नहीं मिलना चाहिए? या शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होनी चाहिए? ये मुफ्त कहाँ है? ये जनता का हक है। सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री को ये सुविधा देनी चाहिए। वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनके नियत में खोट है। आम आदमी पार्टी, बार बार मैं कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं जनता से कि देख लीजिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपके लिए काम कर रही है। अगर आपने गुजरात में मौका दिया तो यहाँ पर भी आम आदमी के लिए काम करेंगे। हम इसको एहसान नहीं मानते, ये उनका हक है। आलोक जी सुन लिया आपने, आपकी नियत में खोट है। चलिए रतन जी पहले आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो सज्जन बैठे हैं उन्होंने कहा कि मैं अपना सर मुंडवा लूंगा।
इनकी एक नेता है, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर भी ऐसी बातें कही थी कि कर्नाटक के बेल्लारी सीट से अगर सोनिया गांधी चुनाव जीत गई तो मैं अपने सर को मुंडवा लूंगी। और सोनिया जी ने बेल्लारी भी जीता था। और इनके इस भाषण से अब गुजरात भी हम जीतने जा रहे हैं। और रही बात देश के लिए और गुजरात के लिए, देश के लिए हमने बहुत काम किया है। किसानों से लेके, महिलाओं से लेके संविधान तक हमने इस देश को दिया। और उसी संविधान की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हुआ, वो हमारी संवैधानिक ताकत थी। जैसे हमने गुजरात की जनता को वादा किया है कि पुरानी जो पेंशन जो मोदी जी ने बंद करवा रखी है उसे बहाल करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे, और सरकार बनते ही पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और कोरोना में जो जिसका निधन हुआ है, जो बेचारे मारे गए हैं, उन लोगों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। किसानों का 3 लाख रुपया कर्जा भी माफ करेंगे। और महिलाओं को जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और 3000 सरकारी स्कूल खोलने का हमने वादा किया है। और जिस स्कूल को इन्होंने, भाजपा के लोगों ने बंद किया है। तो हम ऐसे अनेक मुद्दे पे काम करेंगे जो गुजरात की समस्या है, क्योंकि हमने जनता से मुलाकात की, गुजरात की गलियों में गए और जनता की आवाज को, जनता की बात को सुनकर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया और हम काम करने जा रहे हैं। और जनता हमको निश्चित तौर पे मौका देने जा रही है, हम आश्वस्त हैं। रतन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता हमें वोट देने जा रही है, हमें जिताने जा रही है और कई मुद्दों पर हमने काम किया, बात 2017 की कर लेते हैं। रतन जी, उस समय पे जीत और हार एक दूसरे के काफी करीब थी। जब 2017 की अगर मैं बात करूं, जीत हार एक दूसरे के काफी करीब थी और एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी बाजी मार सकता है। सर, अब यह भी बता दीजिए कितनी सीट आप इस बार लेके आने वाले हैं? आप देख लेना कि हम 125 सीट का हमारा पूरा कैलकुलेशन है और पूरा गणित है। 125 सीट हम क्रॉस करने जा रहे हैं, ये हम आपके चैनल पे बड़े दावे से कह रहे हैं। पिछली बार हम 10 सीट से दूर रह गए थे और 10 सीट भी हमको प्राप्त हो जाती और सरकार बना लेते। अंतिम क्षण में आपने देखा प्रधानमंत्री सीवर फ्रंट पे किस प्रकार पानी में गोल गोल चक्कर लगाने लगे, क्योंकि वो बौखलाहट थी उनकी कि कहीं हमारी सरकार न चली जाए। तो वो सरकार मोदी जी की बच गई थी, क्योंकि मोदी जी ने आंसू बहाए। उन्होंने गुजरात की जनता से अपील की कि मुझे संभालो, मुझे बचाओ। इस बार गुजरात की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन गुजरात की जनता ने भरोसा किया, लेकिन मोदी जी ने उस भरोसे को तोड़ा है। इस बार माफी नहीं मिलेगी। इस बार गुजरात की जनता अपने वोट से चोट देने जा रही है। गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है। रतन जी, ठीक है, आपने कहा है कि 125 सीटों का दावा आपने एनबी न्यूज पर किया है। 8 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 125 वोट का दावा आपने किया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ठीक है। आलोक जी, रखिए अपनी बात। देखिए, 125 सीट का दावा कर रही है कांग्रेस। रतन भाई को चुनावी अर्थमेटिक थोड़ा सही ढंग से नहीं आता है। पिछले बार पाटीदार आंदोलन था, इनके पास हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे कद्दावर नेता थे, जिसे आप आतंकवादी कहते थे। चलिए, ठीक है रतन जी, भी आलोक जी को रखने दीजिए अपनी बात। ना आप पाटीदार आंदोलन है, ना इनके पास वो कद्दावर नेता हैं। और दूसरी चीज, ये तो उतरे हैं मैदान में जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दिखाई कहाँ दे रहे हैं? ये कह रहे हैं हम सीक्रेटली काम कर रहे हैं। अरे जनता देखना चाहती है तुम्हारा नेता कौन है, तुम्हारी नीतियां क्या है, क्या किया आपने।
27 वर्ष तक तो हम काबिज रहे। आपको तो कुछ गुजरात में करने का मौका नहीं मिला। आपको करने का मौका मिला राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। रेप में हाईएस्ट फिगर है राजस्थान का, बेरोजगारी में हाईएस्ट फिगर है राजस्थान का, बिजली में सबसे कम है प्रोडक्शन राजस्थान का। तो आप अपना स्टेट, और वहां भी जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी रूपी थोड़ा वहां भी अश्वमेध यज्ञ जीतेगा। वहां से भी आपका सुपड़ा हम साफ कर देंगे दोनों राज्यों से। तो यहाँ आने की आप कहाँ से सोच रहे हैं? ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना आपका कोई कारगर जनता के बीच में कोई उनसे लाग लपेट है। तो आप कहाँ से वोट ले लेंगे? किस बिला पे वोट ले लेंगे? सारे नेता आपके जमानत पर घूम रहे हैं। तो आप तो बहुत हास्यास्पद स्थिति में है वहां। और जो आपका थोड़ा बहुत वोट बैंक है उस पे आम आदमी पार्टी रूपी अजगर डंक मार रहा है। तो आप लोग अपनी लड़ाई तो पहले से लड़ती है। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, आप कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। हम ये अपनी सरकार नहीं बन रही है, ये हम अपनी सरकार बन रही है नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे। तो खुद फैसला हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब तो सरकार बना के बैठे हुए हैं, अब तो शैडो कैबिनेट बना रहे हैं। आलोक जी, जहां आप सीट साफ करने की बात कर रहे हैं, आलोक जी जहां पर आप सीट साफ करने की बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस का जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई तो कांग्रेस की एक बैठक हुई जहां पर कांग्रेस ने चुनाव जीतने का सोच भी लिया है और अपने मुख्यमंत्री किसे हम बनाएंगे उस पर मंथन किया जा रहा है। इस बार ओबीसी सीएम बनने जा रहा है, कोई ओबीसी जो है सीएम बनने जा रहा है। ये प्लानिंग जो है कांग्रेस की चल रही है और आप सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं उनकी। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था निशा जी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को इस देश में नहीं रोक सकता है। लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस कह रही है मेरी सरकार बन रही है। पहले ये दोनों आपस में फैसला कर लें कि इनकी बन रही है कि उनकी बन रही है। हमारी तो बनेगी ही बनेगी। बंदरों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा, तो इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। हमारी नीतियां मजबूत है, हमारी कार्यशैली मजबूत है, हमारी कार्य क्षमता बहुत मजबूत है। हम ईमानदार लोग हैं और हमने गुजरात को हिंदुस्तान का, आप ईमानदार लोग हैं, खड़ा किया हुआ है। कोई पिछड़ा राज्य नहीं है गुजरात। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। 27 वर्ष काबिज रखना अविस्मरणीय चीज है निशा जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने 27 वर्षों तक जनता का विश्वास जीत के रखा है। ये उस पर उंगली उठा रहे। हमने कोई वहां पर डिक्टेटरशिप कायम किया है? हम हर चुनाव में जनता के पास गए, अपनी नीतियां समझाई, अपने वादे समझाए और सब पर जनता ने विश्वास करके। और गलत बोल रहे थे तिवारी जी, पिछले चुनाव में 10 सीट से हम कम रह गए थे। बिल्कुल नहीं। वहां पर सरकार बनाने के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए। आप तो 77 पे थे। और आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए तो समझिए गंगा नहा लेंगे। ये आने का कुछ फायदा हो जाएगा। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है। चलिए मुकेश जी, बात केजरीवाल की कर लेते हैं। केजरीवाल ने कहा था जब गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान कहा था कि डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है डबल इंजन सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा उन्होंने कहा था। डबल इंजन सरकार की जरूरत इसलिए पड़ी थी, उन्होंने अपना जो बात उन्होंने रखी थी, उन्होंने कहा कि एक इंजन खराब हो गया है, दूसरा इंजन पुराना हो गया है, लेकिन अब मार्केट में नया इंजन आ चुका है, आम आदमी पार्टी। जी 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 जी, ठीक कहा अरविंद जी ने। देश की उम्मीद बन के उभरे हैं और जनता भी समझ रही इन सब चीजों को कि डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। नया इंजन जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा, वो एक नया इंजन। इसको देश देखना चाहते हैं तो वोट दे दीजिए। भाई भाजपा तो आई देश बेचने लगी, नवरत्न कंपनियों को बेचने लग गई। इनको तो कुछ चलाने और आने और का
कोई अनुभव है नहीं, केवल बेचने का अनुभव है, बेच रहे हैं ये। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, हम सारे लोग देश के लिए एक उम्मीद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि अब आंख खोल लीजिए, इनसे मुक्ति पाना हो तो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाइए और अपना सरकार बनाइए। मुकेश जी, आपने अपना कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी जी को बनाया है, ठीक है। आपने उन पर इसलिए दाव खेला कि वो एक न्यूज एंकर थे और काफी पॉपुलर उनका शो था और वो जनता के मुद्दे अक्सर उठाया करते थे और पॉपुलैरिटी की वजह से आपने सोचा कि अच्छा खासा जन समर्थन जो है आपको मिल जाएगा। और पंजाब की तर्ज में आपने यहाँ गुजरात में भी सीएम फेस का ऐलान उसी तरीके से किया। आपने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, आपने ईमेल आईडी जारी की और उसी के तहत जो पंजाब में आपने किया था उसी के तहत आपने ये रणनीति जो है गुजरात में भी अपनाई। हमने ईमानदार विकल्प रखा है। हमने जनता के सामने एक ऐसा विकल्प रखा है जिसे जनता सहर्ष स्वीकार कर ले। जनता अब ऊब चुकी है इन लोगों के वादों से, जनता ऊब चुकी है इनके काम करने के तरीकों से। ये जनता के लिए कुछ करते नहीं है, केवल अपना जेब भरते हैं। सत्ता में आते ही इनका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाता है। तो जनता इन छलावे में नहीं आने वाली है और जनता इनके मुद्दों को नकार चुकी है, इसलिए हमने एक ईमानदार विकल्प रखा है। चलिए आलोक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं मुकेश भाई को बताना चाहता हूँ कि शुचितापूर्ण जो पार्टी अरविंद केजरीवाल में है, एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो इसका कोई जवाब है इनके पास कि सबसे ज्यादा दागी और क्रिमिनल रिकॉर्ड के आदमी को आपने टिकट क्यों दिया है? जवाब तो है, जवाब तो है। दोनों उत्सुक हैं आपको जवाब देने के लिए। मुकेश जी, जल्दी रखिए अपनी बात। जी, ये उसी तरह से दागी है जैसे इन्होंने दिल्ली में विधायकों पर आरोप लगा दिया, उनको दागी सिद्ध कर दिया। आपके दागी कहने से किया है, एडीआर की रिपोर्ट है। वो आरोप, जवाब तो सुन लीजिए। अभी आप जवाब मांग रहे थे, आप सुन लीजिए जवाब। मुकेश जी रखिए बात। थोड़ी सिद्ध हुआ मुकेश जी, झूठा आरोप लगाने से कोई दागी हो जाता है? आप तो सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। बलात्कारियों को आप सांसद विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, उनका संरक्षण करते हैं। आपके राज्य में बेटियां जलाई जाती हैं, इस तरह की बात करते हैं आप। आपने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब देता हूं। जी रतन जी, सबसे पहले मैं ये भ्रष्टाचार और गुंडाराज की बात करते हैं। इनके गृह मंत्री क्या थे गुजरात में? तड़ीपार। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों संगीन केसेस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनका एक विधायक कुलदीप सेंगर जो बलात्कार करता है, उस परिवार को ही खत्म कर देता है जो जेल में है। हाथरस की बेटी को रातों रात उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने जला दिया। परिवार रोता रहा, बिलखता रहा। जब राहुल जी और प्रियंका जी उस परिवार से मिलने का कूच किए, उन्हें रोका गया। आपने सरेआम इस देश को छला है और आप नाकाम हैं सुरक्षा देने में। आप गुजरात में गांधी जी के राज्य से आते हैं। आज गुजरात की बात हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके आरएसएस को एक बार नहीं, दो बार बैन किया। वो नफरत की राजनीति खत्म करना चाहते थे और आप लोग नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं। आप ये अपने चैनल पे मैं बड़े दावे के साथ कर रहा हूं, आप महात्मा गांधी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद कह दीजिए। मैं जान जाऊंगा कि आप गांधी जी के विचारक हैं, आप गुजरात में गांधी जी की बात को करते हैं, मैं समझ जाऊंगा। आलोक जी, इन दोनों महानुभावों ने, किसी ने मेरी बात गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप ये गोल गोल घुमा रहे हैं। गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। राजनीति में एक ही काम तो होता है, गोल गोल। कोई आपको गोल घुमाता है, कोई गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप थोड़ा शांत रहिए तिवारी जी, अब मैं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है आलोक जी। इन दोनों ने, एडीआर एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसने आम आदमी पार्टी में सर्वाधिक
दागी उम्मीदवार की घोषणा की और दूसरे नंबर पर कांग्रेस की। इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये चले गए उत्तर प्रदेश, ये चले गए गृह मंत्री के ऊपर, ये जवाब नहीं है। आपने दागियों को संरक्षण दिया है और आप दागियों को संरक्षण देने वाले। एक नाम तो बताइए माननीय प्रवक्ता जी, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? बिल्किस बानो के जो आरोपी थी, जो उसके साथ बलात्कार किए, आपकी सरकार ने उन्हें बाहर भेज दिया। कैसी बातें करते हैं आप? बिल्किस बानो पे बात करिए, महात्मा गांधी पे बात करिए, गोडसे मुर्दाबाद कहिए। आलोक जी, गोडसे मुर्दाबाद कहने से क्या अब मैं कहता हूँ गोडसे मुर्दाबाद? बोलिए। मैं बोलता हूँ महात्मा गांधी जिंदाबाद भी बोलिए। कब बीजेपी ने कहा है गोडसे जिंदाबाद? हमने गोडसे के पुजारी आप लोग हो, महात्मा गांधी के विरोधी आप लोग हो। बिल्किस बानो पे बात करिए। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी। 27 साल का बीजेपी का शासन, मोदी और शाह की लोकप्रियता और बीजेपी का गढ़, सफर कहिए, आलोक जी, सुहाना सफर। चलिए ठीक है, आपकी मन के लिए हमने ये भी कह दिया सुहाना सफर। ठीक है, चलिए सर, मोरबी का हादसा कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए मान रहे हैं, क्योंकि 132 लोगों की जान गई है। देखिए, मोरबी की हादसा एक दर्दनाक घटना थी। हम उसका अभी आप डेवलप्ड शहरों में गुजरात को रख रहे हैं, आप कहते हैं कि ये हादसा था, इतने लोग उस पुल के ऊपर थे, अब ये हादसा बन गया। देखिए, अमेरिका गरीबी शराब पीने से घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। वहाँ पे इन्होंने हत्या की है, हत्या। चलिए मुकेश जी, पहले सुन लेते हैं आलोक जी। वहाँ की जनता को त्वरित कार्रवाई करके मुख्यमंत्री को वहाँ रातों रात कैंप करा के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी देखरेख में जितनी व्यवस्था वहाँ कायम हो सकती थी हमने की और लोगों को राहत पहुंचाया। और उसकी जांच चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा नरेंद्र मोदी के राज में, अमित शाह के राज में, तो जेल के सलाखों के पीछे ही आपको नजर आएगा। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका कैसे मिला? करेंगे उन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप ठेका देते हैं और बोलते हैं जांच चल रही है। जिसको आपने ठेका दिया उसको जेल में डालो, कार्रवाई करो उसके ऊपर। ऑलरेडी काफी लोग इसमें आप ये बौखलाहट है, ये आपकी बौखलाहट है गुजरात चुनाव पे। आज इतने बड़े चैनल पे आपको गोडसे मुर्दाबाद बोलना पड़ा, ये बौखलाहट है गुजरात चुनाव की। उससे मेरी तौहीन हो गई। आप चुनाव हारने जा रहे हैं, इसके लिए आज गोडसे मुर्दाबाद बोलना पड़ रहा है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, ये तो 8 तारीख बता देगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी साफ कर देंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी साफ करने की बात कर रहे हैं रतन जी, सुन लीजिए। चलिए रतन जी, पहले गुजरात बचा ले। रतन जी, इस वक्त आप अपने रतन जी इस वक्त इस चुनाव में, जैसे पहले चरण का चुनाव तो हो चुका है, अब आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती आप अपने लिए क्या मान रहे हैं इस वक्त? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 27 साल से गुजरात के लिए, लगता है गोधरा कांड आप भूल गए हैं। बीजेपी ने बहुत बार गोधरा कांड का जिक्र किया है, गोधरा कांड लगता है भूल गए हैं आप। आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का जिक्र नहीं करती। हम नफरत की राजनीति नहीं करते। हम सभी धर्म सभी समुदायों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। और गुजरात में गांधी जी की विचारधारा चलती है। हर गुजरातियों में गांधी जी की विचारधारा समाहित है। और हमने लगातार गुजरात के लोगों के लिए काम किया है, उनके मुद्दे को मजबूती से उठाया है। लोकसभा में जहरीली शराब पीकर जब लोग मारे गए थे, हमारे सांसदों ने मजबूती से अपनी आवाज बुलंद की, उन्हें निलंबित भी होना पड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी इस गुजरात को इस बार गुमराह नहीं कर सकती। इस बार गुजरात की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
रतन जी, जीत का दावा तो आप कर रहे हैं, लेकिन 27 साल में ऐसा क्या हो गया, क्यों जीत से पीछे रह गए? अगर आप इतना जीत का दावा तो कर रहे हैं, कहते हैं हमने इन मुद्दों पर काम किया, उन मुद्दों पर काम किया, तो फिर 27 साल लग गए आपको ये जीत पाने के लिए? 27 साल बहुत मायने करता है। 27 साल मैं बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार सत्ता के लिए काम करते हैं। वो सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। जब से वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने, आपने देखा किस प्रकार गोधरा का कांड हो या पाटीदार समाज की बात हो, पटेल समुदाय की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, या धर्म के नाम पे बांटते हुए जहर और नफरत गुजरात में फैलाकर सत्ता पे आसीन रहे। और जब चुनाव आता है तो यह लोग हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। लेकिन इस बार वो भ्रम जनता के दिमाग से निकल चुका है और जनता ने यह मान लिया है कि 27 साल से हम बेहाल हैं। हमको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, हमको अच्छी बिजली नहीं मिल रही है, हमको अच्छा काम नहीं दिख रहा है, पेंशन बंद हो चुकी है, युवा बेरोजगार है। इसके लिए जनता ने मन बना लिया है कि अब सही वक्त है परिवर्तन करने का। अब परिवर्तन होने जा रहा है। चलिए आलोक जी, रख लीजिए अपनी बात, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 27 वर्षों से तो आपको गुजरात की जनता ने सत्ता से दूर रखा है और देश भर में पूरे देश की जनता ने आपको 55 सीट पर लाकर सिमटा दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? जब आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे तो रतन जी बता दूं, आपको यहाँ तक क्यों पहुंचा दिया जनता ने? जवाब दे देता हूं। और रही बात कि राजस्थान में क्या बिजली एक नंबर है? क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था एक नंबर है? क्या वहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या वहाँ बलात्कार खत्म हो गया है? क्या वहाँ पर सारी सुविधाएं आपने एक नंबर की कर दी है? मॉडल मैं जवाब देता हूँ। ठीक है रतन जी, जवाब दे दीजिए। काफी प्रश्न आपकी तरफ उठ गए हैं, आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है आलोक जी, सुन लीजिए। गुजरात के ऊपर डिबेट हो रहा है, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात मुद्दे तो हर जगह के उठेंगे, चुनाव हो रहा है तो मुद्दे स्वाभाविक सी बात है कि सब जगह के मुद्दे उठेंगे। चलिए ठीक है रतन जी, जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। इनको इसीलिए जनता ने सत्ता के सिंहासन पे बैठाया क्योंकि उन्हें लगा था कि पेट्रोल 20 रुपया लीटर बिकेगा, गैस सिलेंडर 200 रुपया। आलोक जी आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सुनिए, और देश की जनता को, देश के युवाओं को लगा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और जनता ने यह भी मान लिया था कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आने वाले। चलिए ठीक है, इसके लिए आपकी सरकार बनी। ठीक है लास्ट कमेंट ले लेते हैं, सभी से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। आलोक जी जल्दी से अपनी बात रखिए। हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे निशा जी, हम 27 वर्ष तक वहाँ पर जनता के आशीर्वाद से कायम थे। चलिए आने वाले ठीक है, समय का अभाव है। चलिए ठीक है चलिए ठीक है मुकेश जी, समय का अभाव है। चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से गुजरात का रण जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सियासी गर्मी जो है देखने को मिल रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। एएनबी न्यूज में तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।